डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल से लेकर आ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें हम लोग धातुओं के बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं। जल के साथ अभिक्रिया, धातु जो है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर धातुओं को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, कुछ मध्यवर्ती होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत दुर्बल होते हैं सक्रियता में। तो यहाँ पर 3 तरह के धातुओं का हम लोग यहाँ पर गुणधर्म पढ़ेंगे। कुछ धातु जो हैं ठंडे जल से क्रिया करेंगे तो कुछ गर्म जल से, और कुछ धातुएं ऐसी होंगे न ठंडे जल से क्रिया करेंगे और ना ही गर्म जल से, वो करेंगे सीधे भाप से, वेपर। तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ेंगे धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान देना है, सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम सोडियम Na, सोडियम तथा पोटेशियम, पोटेशियम के, ध्यान देना है, सोडियम तथा पोटेशियम के जैसे सक्रिय धातुएं, पोटेशियम जैसे सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करके, ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अभिक्रिया, ध्यान देना है, यह अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यह अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ध्यान देना है, यह अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ध्यान देना है, ऊष्माक्षेपी होती है। उत्सर्जित H2 तुरंत जलने लगता है। उत्सर्जित H2 गैस तुरंत जलने लगता है। तुरंत जलने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे धातुओं के नाम जाने जो बहुत क्रियाशील होते हैं और ठंडे जल से ही क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस बनता है, चूँकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा रिलीज होता है। तो जो ऊष्मा रिलीज होगा
उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस जो होता है तुरंत यानी तत्काल जलने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, समीकरण लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे समीकरण लेकर आ रहे हैं 2Na सोडियम मेटल है प्लस 2H2O वाटर जल, ये ठंडा वाटर है, ठंडा जल, ठंडा जल। तो ध्यान देना है, बनेगा 2NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। और ये अभिक्रिया कैसा है, उसमें छेपी है, तो यहाँ पर हीट भी क्या होगा, उत्सर्जित होगा, रिलीज होगा। तो इस हीट की वजह से हाइड्रोजन क्या होगा, तुरंत जलने लगेगा। दूसरा समीकरण लेकर आ रहे हैं हम लोग 2K प्लस 2H2O, यहाँ पर भी क्या होगा, ठंडा जल रहेगा, ठंडा जल। तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2 प्लस हीट। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, यहाँ पर ठंडे जल से ही अभिक्रिया करेंगे सोडियम और पोटेशियम। अब कुछ धातु ऐसे होते हैं जो सोडियम पोटेशियम की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, तो वह जल के साथ अभिक्रिया थोड़ा धीमी गति से करेंगे और जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वह जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा उतना उत्सर्जित नहीं होता है जो H2 गैस को जला सके। इस कैटेगरी में कौन आएगा, कैल्शियम आएगा, ध्यान देना है, कैल्शियम। तो ध्यान देना है, जल के साथ कैल्शियम, जल के साथ कैल्शियम, जल के साथ कैल्शियम Ca की अभिक्रिया, Ca की अभिक्रिया जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है। अतः इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा, इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा H2 गैस को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो ध्यान देना है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, यानी इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा वह बुलबुले के रूप में निकलेगा, और जो हाइड्रोजन के बुलबुले होंगे वह कैल्शियम धातु की सतह से चिपक कर तैरने लगेंगे। तो यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलेगा हम लोग को। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, कैल्शियम धातु गैस के बुलबुले
धातु कैल्शियम धातु की सतह से चिपककर कैल्शियम धातु की सतह से चिपक कर तैरने लगते हैं। यानी यहाँ पर कैल्शियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन पोटेशियम और सोडियम की तुलना में जो क्रियाशीलता है कैल्शियम का वह कम है, तो यहाँ पर अभिक्रिया में जो उत्सर्जित ऊष्मा है निकलेगा वो इतना पर्याप्त नहीं होगा कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। अतः हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा बुलबुले के रूप में वह कैल्शियम की सतह से सरफेस से चिपक जाएगा और इस प्रकार कैल्शियम जो होगा तैरने लगेगा। तो ध्यान देना है, समीकरण लेकर आ रहे हैं, इसका समीकरण लेकर आ रहे हैं यहाँ पे Ca प्लस 2H2 तो बनेगा यहाँ पर प्रक्रिया में CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे हम बोलते हैं भूजा चूना और प्लस H2 रिलीज होगा। तो यहाँ पर जो H2 निकलेगा वो जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतना ऊष्मा नहीं बनेगा, इतना ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा जो H2 गैस को जला सके। अतः H2 के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह से चिपक कर कैल्शियम को क्या करने लगेगा, तैराने लगेगा। तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग कैल्शियम के विषय में जाने। अब हम लोग कुछ ऐसे धातुओं का रासायनिक गुणधर्म इसी वीडियो में जानेंगे जो ठंडे जल से क्रिया नहीं करेंगे बल्कि गर्म जल से क्रिया करेंगे। तो ध्यान देना है। इस कैटेगरी में लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम धातु को। मैग्नीशियम धातु जो होता है कैल्शियम सोडियम पोटेशियम से कम क्रियाशील धातु होता है। अतः यह ठंडे जल से क्रिया न करके गर्म जल से क्रिया करेगा और यहाँ पर भी पर्याप्त ऊष्मा जो है रिलीज नहीं होगा। अतः यहाँ पर भी मैग्नीशियम धातु जो है हाइड्रोजन के बुलबुले के साथ जुड़कर या चिपक कर जल की सतह पर क्या करेगा, तैरेगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम की रासायनिक गुणधर्म को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो ध्यान देना है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठंडे जल से क्रिया न करके गर्म जल से क्रिया करता है। गर्म जल से अभिक्रिया गर्म जल से क्रिया करता है तथा अभिक्रिया के उपरांत उत्पन्न ऊष्मा, ध्यान देना है, अभिक्रिया के उपरांत उत्पन्न हाइड्रोजन गैस जलता नहीं है, बल्कि ध्यान देना है, बल्कि मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक कर
हाइड्रोजन गैस, ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस जलता नहीं है बल्कि हाइड्रोजन के बुलबुले, हाइड्रोजन के बुलबुले, हाइड्रोजन के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से, बुलबुले मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक कर, धातु मैग्नीशियम धातु की सतह से, मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक कर तैरने लगता है, तैरने लगता है, ध्यान देना है, तैरने लगता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु जो है ठंडे जल से क्रिया नहीं करेगा, गर्म जल से क्रिया करेगा, और यहाँ पर भी इतना उष्मा नहीं बनेगा जो H2 को जला सके। अतः यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा बुलबुले के रूप में, वो मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक कर मैग्नीशियम धातु को क्या करेगा, तैराने लगेगा। तो ध्यान देना है, इसका हम समीकरण लेकर आ रहे हैं, इक्वेशन ध्यान देना है, Mg प्लस H2 तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अब क्रिया हुआ, जो H2 गैस निकलेगा तो यहाँ पर भी ऊष्मा जो उत्पन्न होगा वो पर्याप्त नहीं होगा, अतः हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलेगा और मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक कर तैरने लगेगा। अब हम लोग ऐसे कैटेगरी के धातुओं का रासायनिक गुणधर्म देखेंगे जो न ठंडे जल से क्रिया करेंगे और ना ही गर्म जल से क्रिया करेंगे, वो डायरेक्ट भाप से क्रिया करेंगे, यानी जल के भाप रूप से, वेपर फॉर्म से क्रिया करेंगे। और यहाँ पर जो होगा समीकरण जो आएगा, जो घटना घटेगी वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, यहाँ पर जितने भी पढ़ाए हम लोग पढ़े हैं वीडियो में, हाइड्रोक्साइड बना है, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा धातुओं का ऑक्साइड बनता है, इसीलिए हम लोग सस्पेंशन में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और मिस कर जाते हैं। तो ध्यान देना, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा याद रखना है। तो ध्यान देना है, कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम एवं जिंक Zn, कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम एवं जिंक जल के भाप से क्रिया करते हैं, जल के भाप से क्रिया करते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग कुछ धातुओं के नाम जाने, इसमें एल्युमिनियम है, कैल्शियम है एवं जिंक है। ये ऐसे धातु हैं जो न गर्म जल से क्रिया करेंगे और ना ही ठंडे जल से क्रिया करेंगे, यह पानी के यानी जल के भाप से क्रिया करेंगे। तो भाप से क्रिया करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ध्यान देना है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग समीकरण लेकर आ रहे हैं, यानी ध्यान देना है, कैल्शियम, ध्यान देना है, एल्युमिनियम, यहाँ पर लेंगे एल्युमिनियम, कॉपर एवं जिंक,
कॉपर एवं जिंक लेंगे, जल के भाप से क्रिया करेंगे, न ये गर्म जल से क्रिया करेंगे और ना ही ठंडे जल से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन यहाँ पर अब क्रिया इसलिए मोस्ट है तो यहाँ पर धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ध्यान देना है। एल्युमिनियम आयरन लेते हैं, सॉरी यहाँ पर रहेगा आयरन, इस कैटेगरी में आएगा एल्युमिनियम आयरन एवं जिंक। ये जो है ठंडे जल और गर्म जल से क्रिया न करके जल के भाप से क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, समीकरण लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर Fe आयरन है, Fe प्लस H2O, तो बनता है यहाँ पर ध्यान देना है Fe2O3, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग Fe3O4 इसे हम बोलते हैं आयरन का ऑक्साइड है, जिसे हम बोलते हैं लौह चुंबक बोलते हैं, लौह चुंबक। ये बहुत ऑक्साइड मोस्ट है, इसमें मैग्नेट पावर होता है, मैग्नेटिज्म का पावर होता है इसमें। तो ध्यान देना, समीकरण बैलेंस करना है हमको। 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ध्यान देना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 4H2 गैस। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर लौह चुंबक बनेगा, यानी आयरन का ऐसा ऑक्साइड बनेगा जो प्राकृतिक चुंबक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बना, जिसे हम लौह चुंबक बोलते हैं। तो यहाँ पर आयरन जो है ये है पानी का कौन सा है, यहाँ पर हीट हम लोग को करना पड़ा, हीट किए थे हम लोग, और यहाँ पर जो है पानी का कौन सा रूप है, भाप यानी भाप से क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर बना लौह चुंबक और 4H2 गैस बनकर निकला। दूसरा समीकरण लेकर आ रहे हैं एल्युमिनियम 2Al प्लस 3H2, यहाँ पर भी भाप रहेगा, वेपर VAPOUR, वेपर में होता है भाप। तो यहाँ पर बनेगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2 गैस बनकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरण को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट है। और कुछ धातु ऐसे होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, लेड, ये क्रिया करते नहीं, चाहे वो ठंडा जल हो, चाहे गर्म जल हो, चाहे जल का भाप रूप हो, या किसी तरह के जल से क्रिया नहीं करेंगे। इस कैटेगरी में ध्यान देना है। इस कैटेगरी में कौन कौन आएगा, तो इस कैटेगरी में जो है ध्यान देना है कॉपर Cu, लेड Pb एवं सिल्वर Ag। ये जो है 3 याद रखना है, कॉपर, लेड और सिल्वर जो हैं ना ही ठंडे जल से क्रिया करेंगे, न गर्म जल से, और ना ही भाप से क्रिया करेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग कुछ धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को जाने जो जल के साथ अब क्रिया कर रहे हैं। अब हम लोग को ध्यान देना है, दूसरा जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में, वह होगा धातु लवण के साथ अब क्रिया। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग जो रासायनिक गुणधर्म दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग धातुओं के लवण से अभिक्रिया कराएंगे कुछ धातुओं का। तो यहाँ पर हम लोग धातु लवण के जलीय विलयन से क्रिया कराने जा रहे हैं, जिसमें धातु जो है धातुओं के लवणों के विलयन से धातु को विस्थापित करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, नंबर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 2 में धातु लवण के जलीय विलयन से क्रिया, धातु लवण के
जलीय विलयन से अभिक्रिया ध्यान देना है यहाँ पर। तो ध्यान देना है, धातुएं लवणों के, ध्यान देना है, धातु लवणों से, धातुएं यहाँ पर धातु लवणों के जलीय विलयन से क्रिया करके धातु को विस्थापित करेंगे। तो ध्यान देना है, धातु ध्यान देना है, धातुएं जैसे जिंक, एल्युमिनियम आदि, धातुएं जैसे कुछ धातुएं जैसे जिंक, एल्युमिनियम आदि, जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सी धातुएं हैं। जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम एवं मैग्नीशियम Mg, कुछ धातुएं जैसे जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम एवं मैग्नीशियम धातु लवण के जलीय विलयन के साथ क्रिया करके जलीय विलयन के साथ क्रिया करके धातुओं को विस्थापित करते हैं। धातुओं को विस्थापित करते हैं। तो ध्यान देना, समीकरण लेकर आ रहे हैं यहाँ पर कॉपर धातु जो है, ध्यान देना है, जिंक धातु जो है Zn, जिंक धातु जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस रूप में है, जलीय रूप में है। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यह अभिक्रिया बनेगा, यहाँ पर बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu, कॉपर जो होगा विस्थापित हो जाएगा। तो यह विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल में भी याद रखना है, यह एक्वस रूप में प्राप्त होगा, जलीय रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ध्यान देना है, इसी प्रकार से Ag, ध्यान देना है, यहाँ पर लेते हैं हम लोग Cu प्लस Ag सिल्वर, कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से क्रिया करता है, यह एक्वस रूप में है। तो कॉपर जो है सिल्वर से क्रियाशील धातु है, अतः कॉपर जो है सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो बनेगा अभी यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग होल ट्वाइस लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2Ag, यानी यहाँ पर जो है धातुएं जो हैं, धातु को उनकी जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये ध्यान देना, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन करता है कौन धातु किसको विस्थापित करेगा। तो धातुओं की सक्रियता की श्रेणी में जो धातुएं
नीचे हैं, यानी नीचे वाले धातु को ऊपर वाला धातु जो है विस्थापित कर देगा। यानी सक्रियता श्रेणी में जो नीचे स्थित धातु है उससे ऊपर वाला धातु जो होता है उसके जलीय विलयन से धातु को विस्थापित कर सकता है। लेकिन सक्रियता श्रेणी में जो नीचे स्थित धातु है, जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, अपने से शक्तिशाली या अधिक क्रियाशील धातुओं को विस्थापित नहीं करता है। इससे क्वेश्चन निश्चित तौर से एग्जाम में पूछता है